जिसका नाम क्या है? पतंग। क्या नाम है? पतंग। लिखी हुई किनके द्वारा है? आलोक जी धनवा के द्वारा लिखी गई है। इस कविता का मुख्य विषय वस्तु क्या है? एक छोटा सा बच्चा जिसकी असीमित इच्छाएं होती हैं, जिसको पूरा करने के लिए उसके मन में कई तरीके की उमंगें चलती हैं। कवि ने उसका सुंदर बिंबों के माध्यम से प्रयोग करते हुए एक कविता की, एक बच्चे की इच्छाओं को प्रकृति के साथ जोड़कर हमारे सामने क्या कर दिया है? प्रस्तुत कर दिया है। तो आओ पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे पतंग बच्चों के खेलने वाली वस्तु होती है जिससे बच्चे खेलते रहते हैं। अपने यहाँ पर पतंग के कई फेस्टिवल भी मनाए जाते हैं। ठीक है, बताओ कौन सा फेस्टिवल जिस दिन पतंग उड़ाते हैं? मकर संक्रांति। हो उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। यानी कहने का तात्पर्य हुआ पतंग अपने यहाँ पर बच्चों के खेलने की एक वस्तु होती हैं। उसी का कवि आलोक धनवा ने मतलब प्रकृति के माध्यम से सुंदर वर्णन करने का प्रयास किया है। क्या लाइनें हैं देखो, लिखा हुआ है कि सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया और सवेरा हुआ। यानी अर्थात कहने का मतलब है कि भादवे का महीना बीत गया है जो बरसात का मौसम माना जाता है, और भादवा महीना बीतने के बाद प्रकृति अपने पूरे स्वभाव पर होती है। प्रकृति का सबसे सुंदर रूप देखने को मिलता है। तो बरसात का महीना बीत चुका है, ठीक है, उसके बाद प्रकृति धीरे धीरे अपनी रंगत के अंदर आ रही है। वैसे ही बच्चे के जीवन में जो छोटा काल होता है, जब उसकी समझ विकसित होने शुरू हो जाती है, तो वो अपने मित्रों के साथ रहता है, बच्चों के साथ रहता है और खेलने लग जाता है, जैसे 10-12 महीने का बच्चा होता है। ठीक है, सबसे तेज बौछार गई, यानी बरसात की होने वाली बौछारें चली गई हैं। भादवा का महीना जो बरसात की वजह से माना जाता है, वो महीना भी क्या कर चुका है? बीत चुका है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। अब कितने सुंदर बिंब का प्रयोग किया गया है कवि के द्वारा कि जो भादवा बीतने के बाद जो प्रकृति अपनी संपूर्ण रूप लिए हुए थे, वो कैसा था? सूरज इतना लाल नहीं था। जैसे खरगोश की आंखें कैसी लाल होती हैं, वैसे वैसे जब सूर्य देवता उदय हो रहे थे पश्चिम से, तो सूर्य देवता को जब कवि आलोक धनवा ने देखा तो उसे वो आंखें खरगोश की आंखों जैसी दिखाई दी। किनके जैसी? खरगोश की आंखों के जैसी दिखाई दी। शरद आया। शरद का मतलब, यहां शरद का मतलब शरद ऋतु से है, सर्दी ऋतु से है। किससे है? बरसात बीतने के बाद शरद ऋतु प्रारंभ हो जाती है। यानी ये कहानी का ऋतु आधारित वर्णन किया गया है, जिसमें प्रथम जो अब आगे पंक्तियां चलेगी वो प्रकृति के सर्दी का वर्णन किया जाएगा, और उस सर्दी की तुलना को साथ में बच्चों की इच्छाओं के साथ जोड़ा जाएगा कि एक बच्चे का जीवन होता है, बच्चे का खेल होता है, वैसे ही जीवन में प्रकृति आगे चलती है, अलग अलग ऋतुएं आती रहती हैं। वैसे ही बच्चे अपने जीवन में अलग अलग इच्छाओं को धारण करके अलग अलग उमंगों के माध्यम से अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। शरद आया पुलों को पार करते हुए। जैसे एक बच्चा होता है जब खेलने के लिए निकलता है, तब कई गलियों को पार करते हुए, कई लोगों को पार करते हुए वो अपने मित्रों से जाकर मिल जाता है। उसी प्रकार जो ऋतुएं होती हैं, अलग अलग ऋतुओं को पार करते हुए, ऋतु चक्रों को पार करते हुए वो शरद ऋतु आती हैं। तभी कहा है शरद आया पुलों को पार करते हुए। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ कि कई ऋतुओं को पार करते हुए अब कौन सी ऋतु आ गई है? सर्दी ऋतु आ गई है। जैसे एक बच्चा कई गलियों को पार करते हुए, कई पुलों को पार करते हुए, कई साइकिल को लेते हुए बच्चों से मिलने के लिए आता है। जैसे बच्चा आता है अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। जब भी बच्चे को कोई साइकिल दे दी जाती है, जब पहली साइकिल आपको मिली होगी, एक अलग तरीके का माहौल रहा होगा कि हा, अपनी साइकिल बहुत प्रिय होती है, पापा ने लाकर दी होगी कि बेटा ये तेरे चलाने के लिए है साइकिल। तो जैसे बच्चा नई नई चमकील साइकिल लेकर आता है, उस साइकिल की साफ सफाई करके लाता है, उसे तेजी से चलाते हुए आता है, वैसे ही ये शरद ऋतु कई ऋतु चक्रों को पार करते हुए आ गई प्रकृति के अंदर। अब बच्चा जब आता है तब घंटी बजाते हुए जोर जोर से घंटी बजाता है बच्चा साइकिल की। क्यों? ताकि अपने मित्रों को बुलाया जाए कि भाई तू भी आजा, हम सारे मिलकर साथ साथ में खेलेंगे। मतलब ठीक है, चमकीले इशारों से बुलाते हुए
अलग अलग इशारों में जाकर बुलाता है। काफी बार ऐसा होता है कि किसी घर के अंदर पिताजी बैठे रहते हैं और उसके मित्र को बाहर नहीं आने देते, फिर वो बच्चा अलग अलग तरीके से बुलाता है, ठीक है, धूम मचा ले धूम, जानबूझकर मतलब अलग अलग इशारे करेगा घर के आगे जाकर, हा, ठीक है, आवाजें करेगा ताकि अपने मित्र को किसी तरीके से उसके पिता की नजरों से बचाकर क्या किया जा सके, बुलाया जा सके। उसी तरीके से जब नई ऋतु प्रकृति के अंदर प्रवेश करती हैं तो कई तरीके के संकेत देती हैं, नए नए फूल खिल जाते हैं, चारों तरफ शरद ऋतु के अंदर हरियाली छा जाती हैं, सर्दी ठंडी ठंडी हवाएं चलने लग जाती हैं, गर्मी का नामो निशान नहीं होता। तो प्रकृति में जिस तरीके से परिवर्तन आता है उसी तरीके से बच्चे भी अलग अलग इशारों के माध्यम से अपने मित्रों को क्या करते हैं, बुलाते हैं। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग की तरह ऊपर उठ सके। अब जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो झुंड में खेलना पसंद करते हैं, तो चमकीले इशारों से बुलाते हैं, अलग अलग इशारों के माध्यम से अपने मित्रों को संकेत देते हैं और फिर आकाश को मुलायम बनाते हुए। अब आकाश तो मुलायम है नहीं, लेकिन उन बच्चों का हृदय, उन बच्चों की त्वचा, उन बच्चों की हड्डियां इतनी नरम है कि वो गिर भी जाते हैं तो वो टूटती नहीं है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है हड्डियां मजबूत होती जाती हैं और उनके टूटने का डर ज्यादा होता है। छोटा बच्चा जिनकी हड्डियां वगैरह नरम होती हैं, अभी मतलब उनका शरीर मजबूत नहीं हुआ है, तो वहां पर लेखक ने बच्चों की कोमलता की तुलना की है सर्दी की कोमलता से। गर्मी की निष्ठुरता में बहुत कठोर पत्तियां, तने होते हैं जो एकदम जकड़ जाते हैं, लेकिन सर्दी के अंदर वो सारे मुलायम पड़ जाते हैं। हर जगह पर थोड़ी थोड़ी सी ठंडी ठंडी सी ओस रूपी बूंदे देखने को मिलती हैं। तो इसीलिए कहा है कि आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके। अब आकाश को मुलायम नहीं बना रहे हैं, वो स्वयं वास्तव में इतने मुलायम हैं, कभी तो झुककर पतंग को उड़ाते हैं, कभी गिरकर पतंग को उड़ाते हैं और अलग अलग अपनी आकृतियों को बनाते हुए वो पतंग को क्या करते हैं, उड़ाते हैं। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, यहां पर दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज कौन सी है, पतंग। अब देखो बेटा, बिल्कुल सीधा सिंपल पाठ है, कोई भारी इसमें मतलब शब्दांश नहीं है, लेकिन इन्हीं पाठों की व्याख्या करने में सबसे ज्यादा समस्या आती है। जब पाठ बिल्कुल सरल होना, उसी समय समझने में सबसे ज्यादा समस्या आती है। तो दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, यहां पर ये किनको कहा है, पतंग के लिए कहा है। दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, ठीक है, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। कमानी वो जिससे पतंग बनाया जाता है, ये देखो ये कमानी जिससे पतंग का निर्माण करवाया गया, ये बांस की बनी होती हैं और सबसे हल्की होती हैं, मतलब ठीक है। बांस की पतली कमानी उड़ सके कि शुरू हो सके सीटियों और किलकारियों की, सीटियों और किलकारियों की और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। जैसे प्रकृति के अंदर एक ऐसी ही दुनिया होती है जिसकी बच्चों की दुनिया से तुलना की गई है। लेखक ने कहा है तितलियों की दुनिया, तितलियां बहुत नाजुक मानी जाती हैं। कहीं उड़ते उड़ते हवा में किसी पत्तों से भी टकरा जाए तो तितलियों के पंख टूट जाते हैं। हवा का तेज झोंका आए तो तितलियां अपने पैरों को तोड़ देती हैं, उनके पंख उखड़ जाते हैं, फिर वो उड़ नहीं पाती और मर जाती हैं। वैसे के वैसे ये बच्चे हैं, यानी इनका जीवन, जैसे तितलियों का जीवन एक खूबसूरत और नाजुक जीवन है जो अभी संकटों से नहीं गुजरा, तूफानों से नहीं गुजरा, वैसे के वैसे ये बच्चों का जीवन है। लेखक कहता है इन्हें अभी संकट सहन करने की इनमें ताकत नहीं है, ये एक नाजुक दुनिया है तितलियों की दुनिया के जैसे। समझ रहे हो, दोनों की आपस में क्या की जा रही है, तुलना की जा रही है। दोनों की क्या की जा रही है, एक प्रकृति में तितलियों की दुनिया और दूसरी बच्चों की दुनिया। अब बच्चों की दुनिया के अंदर ठीक है सीटियां हैं, किलकारियां हैं, हंस हंसकर हंसने की, ठीक है। और लेखक चाहता है कि वो दृश्य, वो जो वातावरण है वो वैसा का वैसा चलता रहे, तितलियों की नाजुक दुनिया चलती रहे, वो पतली कमानी उड़ती रहे ताकि बच्चे उसे देखकर प्रसन्न होते रहे। एक बच्चा दूसरे बच्चे की पतंग काटने लगे, वो मनोरंजन का वातावरण कवि जिंदा रखना चाहता है। आलोक धनवा उस वातावरण को महसूस करने का प्रयास करवाता है, ठीक है। जन्म से ही वे अपने साथ लेकर आते हैं कपास। अब कौन लेकर आते हैं कपास, जैसे कपास जो होती हैं वो शरद ऋतु के अंदर
उगाई जाती हैं और फुलाई जाती हैं। मतलब शरद ऋतु के अंदर जैसे कपास उगाई जाती हैं, उसी प्रकार से यहाँ कपास की विशेषता होती है कि कपास बहुत सफेद होती है। कपास में किसी तरीके की कोई मिलावट नहीं होती, कपास पूरी की पूरी सफेद होती हैं। तो यहाँ पर कवि भी कहना चाहता है कि ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ये जन्म से बहुत निर्मल होते हैं, इनके मन में द्वेष नहीं होता, इनके मन में पाप नहीं होता। जैसे कपास स्वच्छता का प्रतीक होती हैं, वैसे ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो जन्म से ही अपने साथ कई गुणों को लेकर आते हैं, भोलापन लेकर आते हैं, नाजुकता लेकर आते हैं, हंसी लेकर आते हैं। इनके मन में लालच, द्वेष, क्रोध, लोभ ऐसी कोई भी भावना नहीं है उनके मन में। कपास की तरह स्वच्छ और सफेद हैं कौन? बच्चे। जैसे सर्दियों के अंदर कपास फैल जाती हैं सफेद सफेद, वैसे ये बच्चे भी घर से बाहर निकलकर मैदानों के अंदर दूसरे लोगों को प्रसन्न और स्वयं को प्रसन्नता देने के लिए मैदानों के अंदर खेलने लग जाते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग के अक्षर। अब क्या कहा है देखो, साधारण सी बातें हैं और समझो। अब बच्चे के यहाँ पर पतंग उड़ाने का वर्णन किया गया है कि बच्चे पतंग उड़ाते हैं तब क्या क्या करते हैं। देखो, पृथ्वी घूमती आती है उनके बेचैन पैरों के पास। अब वास्तव में पृथ्वी नहीं आती उनके पास चलकर, वो अपने पतंग उड़ाने में इतने खोए हुए हैं कि उनके पैर अपने आप प्रकृति की तरफ चलने लग जाते हैं। अब लेखक को ऐसा लग रहा है कि प्रकृति खुद चलकर आ रही है बच्चों के पास, बल्कि बच्चे पतंग उड़ाने में इतने खोए हुए रहते हैं कि वो कब ऐसे आगे चलने लग गए उन्हें पता ही नहीं रहता। ठीक है, जब वे दौड़ते हैं बेसुध होकर, शुद्ध का मतलब होश होता है और बेसुध का मतलब बेहोश होता है। बच्चों जब खेलने के लिए लग जाते हैं तो अपने काम में, अपनी तन्मयता में इतने गुम जाते हैं कि उन्हें दूसरी चीज का भान ही नहीं रहता। वे बेसुध होकर दौड़ते हैं किसी की पतंग से आगे निकलने के लिए, किसी की पतंग को काटने के लिए, उन्हें अपना भान ही नहीं रहता जब वो पतंग उड़ाते हैं। छतों को नरम बनाते हुए, अब छत बहुत कठोर होती हैं, लेकिन जब मुलायम मुलायम पैर जब गरम गरम छत पर पड़ते हैं तब कवि को ऐसा लगता है कि इनमें इतनी नाजुकता है, गर्मी इन्हें कुछ नहीं दे पाएगी, गरम छत इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, बल्कि ये गरम छत को ही नरम बना देंगे। क्या बना देंगे? नरम बना देंगे। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, मृदंग कहते हैं अपनी भाषा के अंदर चंग को। किसे कहते हैं? चंग जो आता है, चंग को कहा जाता है। चंग से छोटा एक और होता है, बताओ, जिसे डफली कहते हैं। डफली कहते हैं, ठीक है। ये सारे वाद्य यंत्र हैं। चंग आता है, अपने यहाँ पर होली को बजाया जाता है। डफली उससे भी छोटी होती हैं। हो डफली वाले डफली बजा, ठीक है, छोटी सी डफली आती थी और मृदंग बड़ा आता है। कवि कहता है कि जब बच्चे खेलने में मस्त हो जाते हैं, ऐसा लगता है चारों तरफ से मृदंग बज रहा है, यानी आनंद रूपी एक उत्सव छाया हुआ है। मतलब जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, पेंग का मतलब होता है, देखो, पेंग का मतलब होता है पेंग भरकर चलते हैं, विशेषकर शराबी, थोड़े से मतलब इस तरीके से लहराते हुए। लेकिन बच्चे खेल में इतने मदमस्त हुए हैं कि कवि को लगता है कि वो पेंग भरकर चल रहे हैं। पेंग का मतलब लहराना कह सकते हो। पेंग का मतलब क्या हुआ? लहराते हुए चलते हैं। कौन चलते हैं लहराते हुए? वो बच्चे चलते हैं। कब? जब वो पतंग उड़ा रहे होते हैं। मतलब डाल की तरह लचीले वेग से। अब डाली कैसी होती हैं? पेड़ की जो बिल्कुल लचीली होती हैं, ऊपर नीचे होती रहती हैं। वैसे ही बच्चे जब पतंग उड़ाते हैं तब ऊपर नीचे होते रहते हैं। कौन होते रहते हैं? बच्चे ऊपर नीचे होते रहते हैं जब भी वो पतंग उड़ाते हैं। मतलब हाँ, अब देखो ये यहाँ पर चित्र दिया गया है। देखो ये जो बच्चे हैं वो पतंग उड़ा रहे हैं। क्या उड़ा रहे हैं? देखो कितने खतरनाक तरीके से पतंग उड़ाई जा रही हैं। यहाँ पर एक बच्चा साइकिल लेकर आ रहा है, हा, इसी को कहा है पुलों को पार करते हुए। ये यहाँ पर पानी बह रहा है, ये यहाँ पर बच्चा आ रहा है और बुला रहा है।
ये देखो एक बच्चा वो पूरी की पूरी भिंडी पर चढ़ा हुआ है और खतरनाक तरीके से पतंग उड़ा रहा है। इधर बहुत सारे लोग हैं जो पतंग उड़ा रहे हैं। ये पतंग की एक डोरी है जो नीचे लटकी हुई है, जिसको हाँ उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस पतंग रूपी फेस्टिवल का यहाँ पर क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। देखो अब आगे क्या होता है समझने का प्रयास करना। देखो कि छतों के खतरनाक किनारों तक, अब बच्चे जब पतंग उड़ाते हैं तब हमेशा छत पर चढ़ते हैं। आपने भी कभी उड़ाया होगा, छत पर ही जाते हो। तो बच्चे पतंग उड़ाते समय कहाँ चले जाते हैं, छत पर चले जाते हैं। कहां पर चले जाते हैं, छत पर। और छत के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रद्रों के सहारे। हा, क्या शानदार लाइन कही है, समझने का प्रयास करना। कि छतों के खतरनाक किनारों तक, अब बच्चे जब पतंग उड़ाते हैं तो छत के ऊंचे ऊंचे किनारों पर चढ़ जाते हैं। कहां पर चढ़ जाते हैं, ऊंचे ऊंचे किनारों पर चढ़ जाते हैं। और उस समय गिरने से उन्हें बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। अब ऊंचे ऊंचे किनारों से उन्हें कौन बचा लेता है, सिर्फ उनका ही रोमांचित शरीर। जब बच्चे खेलते हैं ऊपर चढ़ जाते हैं, वो नीचे की तरफ नहीं देखते, लेकिन फिर भी वो सावधान हैं और उनके शरीर की जो समझ है पतंग के किनारे, वह उनको बचा लेती हैं। ठीक है, छोटे बच्चों के जैसे अगर हम खेलने भी लग जाए, बड़े व्यक्ति हो सकता है किसी काम को करने से डरे, लेकिन छोटा बच्चा नहीं डरता, क्योंकि उसे उस काम का क्या परिणाम होगा इसका बिल्कुल उसको समझ नहीं है। वो सिर्फ उस खेल के अंदर खोया हुआ है उस समय। ठीक है, अब कहता है पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। अब पतंग बहुत ऊंचाई में उड़ रहा है, बच्चे भी अपने जीवन में बहुत आगे जाना चाहते हैं, लेकिन उस समय बच्चों को बचाता क्या है। जब व्यक्ति ऊपर चढ़ता है, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफल होता है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि क्या वो अपनी सफलता को संभाल भी पाता है या नहीं। जिंदगी में सफल होना बड़ी बात नहीं है, सफलता को बरकरार रखना बड़ी बात है। दुनिया में नंबर 1 होना बड़ी बात नहीं है कि रोनाल्डो दुनिया का नंबर 1 प्लेयर है, वो बड़ी बात नहीं है। क्या रोनाल्डो अपने आप को संभाल भी पाता है या नहीं। दुनिया का नंबर 1 क्रिकेटर विराट कोहली होना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात वो है कि विराट कोहली रहकर भी संयमित रहना, अपने जीवन को, अपनी काम को पूर्णतः डेडिकेशन के साथ करना, अपने जीवन में जो भी काम कर रहे उसे पूर्ण समर्पण के साथ करना, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो उन बच्चों को गिरने से थाम लेती हैं एक धागे की महज डोरी। अब धागे की डोरी नहीं थाम पाती, लेकिन कहते हैं डूबते हुए को तिनके का सहारा ही काफी होता है। वास्तव में तिनका किसी डूबते हुए व्यक्ति को बचा नहीं सकता, लेकिन अगर कोई दुखी व्यक्ति है या कोई व्यक्ति जीवन में हारा हुआ है, तो उसके लिए एक लाइन भी काफी होती है जिंदगी में आगे बढ़ने की। ठीक है, पतंगों के साथ साथ वे उड़ रहे होते हैं अपने रद्रों के सहारे। रद्र किसे कहते हैं, रद्र कहते हैं अपने शरीर के इस छोटे से छेद को। अपनी हाथ पर देखना, बिल्कुल बारीक बारीक छेद होता है जिसमें से बाल निकलकर बाहर आता है, मतलब ठीक है। तो इसे छिद्र को रद्र कहा जाता है। तो वे पतंग के साथ उड़ रहे हैं, यानी अपने यहाँ पर कहा जाता है ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ये मनुष्य की आत्मा से जुड़े हुए होते हैं, कनेक्ट होते हैं, मतलब ठीक। इनको तोड़ने पर अपन देखते हैं भयंकर तरीके से दर्द भी होता है। तो इन छिद्रों की सहायता से वो कैसे बच पाते हैं, कहने का मतलब जब वो पतंग उड़ा रहे होते हैं तो पतंग को अनुभव कर रहे होते हैं, उस हवा के झोंके को अनुभव कर रहे होते हैं, और हवा के झोंके को इन छिद्रों के माध्यम से ही अनुभव किया जाता है। तो उनकी उत्सुकता है वो पतंग उड़ाते समय निरंतर बनी हुई है, इन छिद्रों के सहारे वो उत्सुकता को सहन करने का प्रयास कर रहे हैं या महसूस करने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखना, ये मतलब अपना अंतिम बंद है, अंतिम चौपाया है, ध्यान रखना और समझ लेना, मतलब ठीक है। देखो क्या लिखा है, देखो कि अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निर्डर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं और पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। अब पतंग उड़ाते समय कभी खुदा न खास वो गिर भी जाते हैं और गिरने से नीचे मिट्टी वगैरह हो, उनको चोट नहीं लगती, फिर तो वो बच्चे और आत्मविश्वास के साथ जिंदगी में आगे बढ़ते हैं
और जो सुनहला सूरज है उसके सामने और मजबूती के साथ आते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति जीवन में किसी कठिन दौर से गुजरा और गुजर कर वो बाहर निकल गया, उस समय उसमें और अधिक क्षमता होगी अपने जीवन में आगे बढ़ने की। तो वैसे के वैसे बच्चे होते हैं वो पृथ्वी, और लेखक कहता है पृथ्वी को भी इतनी बेचैनी होती है कि उनके पैरों के पास आती है, वास्तव में पृथ्वी नहीं आती। वो बच्चे और उत्सुकता के साथ अपने जीवन को क्या करते हैं, जीते हैं, अपने जीवन को क्या करते हैं, जीते हैं। मतलब ये थी आपकी कविता, मतलब जिसका नाम क्या था, पतंग। क्या नाम था?